हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के कास्ट सेंसस पे, जातीय जनगणना। बिहार का जो जातीय जनगणना है ये वो पहली भारत की जनगणना हो गई है जिसने कास्ट सेंसस करवाया भी और उसको पब्लिश भी कर दिया। करवाने के लिए तो औरों नहीं करवाया था, अभी हम लोग बात करेंगे इतिहास में, लेकिन इन्होंने पब्लिश एकदम आनंद फानंद में करवाया भी और पब्लिश कर दिया। अब हो गया हंगामा शुरू, कुछ लोग फेवर में, कुछ लोग अगेंस्ट में चल रहे हैं। उन सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे कि कास्ट सेंसस का इतिहास क्या रहा है, बिहार ने क्यों करवाया, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या असर हो सकता है। सबसे पहले कास्ट सेंसस आपको पता है 2 तारीख को गांधी जयंती के अवसर पे इसको रिलीज कर दिया गया। करवाने का काम तो सरकार का था, लेकिन जब रिलीज करने की बात आई तो विवेक कुमार साहब जो बिहार के मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा रिलीज करवाया गया। इसको जाति आधारित सर्वेक्षण या बिहार जाति आधारित गणना कहा जा रहा है, लेकिन जिस नाम से किताब लॉन्च किया गया विवेक कुमार के द्वारा जो मुख्य सचिव है, उस किताब का नाम है बिहार जाति आधारित गणना। बिहार जाति आधारित गणना। सबसे पहले हम लोग डाटा चेक कर लेते हैं, एक बार डाटा देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, अब सारा डाटा मुझे याद नहीं है ना, इसलिए मैं देख के आपको बता देता हूं, और स्क्रीन पे भी आ रहा है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे टोटल पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ के आसपास की है, उसके अंदर 82% हिंदू है, 82% हिंदू है, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05% और जो बौद्ध है वो 0.08% है। राज्य की टोटल आबादी में राजपूतों की बात करें तो 3.45% है, ब्राह्मण की बात करें तो 3.65% है, भूमिहार 2.86 है, यादव 14%, नोनिया जाति 1.9%। तो ऐसे करके कैटेगराइज किया गया है। इस बढ़ई 1.45%, कुम्हार 1.04%, सुनार 0.06%। ट्रांसजेंडर की भी संख्या है, 825 ट्रांसजेंडर हैं, नाई 1.59%। तो ऐसे करके अलग अलग कास्टों के बारे में बताया गया, जिसमें जो ओबीसी की कैटेगरी है जिसको आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उस पिछड़ा वर्ग में बैकवर्ड क्लास जो है बीसी 27.13% बीसी की है, और ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास तो वो 36.01% है। इसके अलावा और कुछ है, और अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, तो ओबीसी की जो आबादी है 15.52% है। तो ऐसे करके टोटल एक सर्वे यहां पे लाया गया है जिसमें अलग अलग जातियों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक से अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर कमी है, शायद इस पे किसी ने ध्यान दिया है या नहीं दिया है पता नहीं, बट इसके अंदर एक बड़ी कमी क्या है, इसका फायदा नुकसान सब बात करेंगे। कमी क्या है? वो कमी ये है कि यहां पे सिर्फ हिंदू जातियों को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन जातियां सिर्फ हिंदुओं के अंदर नहीं होती, जातियां अलग अलग बौद्ध के अंदर भी है, ठीक है, जैन में भी है, मुस्लिम में भी है। जैसे अब किसी को लगेगा कि मुसलमान में तो सिया और सुन्नी होता है, नहीं, सिया और सुन्नी के अंदर भी, उसके अंदर भी जातियां हैं, लेकिन हिंदुओं की जातियां थोड़ी सी ज्यादा उभरी हुई हैं, ज्यादा दिखती हैं, और रिलीजन में कम दिखता है। इसका कारण हमारा और रिलीजन के प्रति नॉलेज की कमी होना या उसके अंदर जातिगत कट्टरता का कम होना भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट एक मिस कर रहा है जिसपे शायद ध्यान नहीं दिया गया। खैर, हम लोग अभी इस टॉपिक पे रहते हैं। तो ये बिहार ने अभी इसको करवाया है, और भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार का डाटा कि बिहार ने जो इसको करवाया वो कैसे करवाया। देखिए, बिहार ने सबसे पहले जो पहला चरण करवाया था, उसके अंदर इसके पहले चरण करवाने के पहले बिहार ने सबसे पहले इसको 18 फरवरी 2019 को ये प्रपोजल विधानसभा में रखा। उसके ठीक एक साल के बाद लगभग 27 फरवरी 2020 को ये विधान परिषद में गया। उस समय सब साथ में थे, तो बीजेपी ने भी सपोर्ट किया, राजद भी थे, सबने सपोर्ट किया था इसको लेकर। तो ये रहा। अब यहां इनका जो जातीय आधारित जनगणना हुआ है, इसमें पहले स्टेज में क्या हुआ, सबसे पहले मकानों की गिनती की गई। पहले मकान गिनती किया गया, उसका जो नंबरिंग था वो कर लिया गया। इसमें जो बिहार से बाहर रह रहे थे, मान लो किसी का मकान बंद है या घर के अंदर कुछ लोग हैं जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, तो उनसे टेलीफोन से कनेक्ट करके
जो भी डॉक्यूमेंट्स था उसे वेरीफाई करके मकान का नंबर के अंदर उनको भी डाला गया, उनके मकानों को भी डाला गया। ये सब हुआ। जब ये फर्स्ट राउंड में हो गया तब तो इधर केस वेस भी हो गया था, सेकेंड राउंड चल रहा था, उसी दौरान रुक गया था, बाद में परमिशन मिला। तो सेकेंड राउंड में जो गणना हुई दैट इज वो कास्ट गणना थी। तो वो जो था जाति भी था, आर्थिक आधार पर भी वो काउंटिंग हुई थी। उसके अंदर कई सारी कैटेगरी थी। उस कैटेगरी में एजुकेशन भी है, नौकरी भी है, गाड़ी भी है, मोबाइल फोन भी है। जो ओरिजिनल जो जाति है, मूल जाति, जैसे हिंदू एक धर्म हुआ ना, तो उसके वो भी होगा, और उसके अंदर जो आपकी मेन उपजाति है उस उपजाति तक को लिखा गया था। तो मूल जाति, उपजाति, ये सब कैटेगराइज किया गया यहाँ पे टोटल। तो इस तरह से कैटेगराइज करके इस सेंसस को तैयार किया गया। इस सेंसस को तैयार करने की जिम्मेवारी बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके नोडल एजेंसी, जो नोडल चार्ज था, वो नोडल चार्ज दिया गया था डीएम साहब को। तो नोडल अधिकारी डीएम साहब थे। लगभग 500 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था। तो ये सारे प्रोसेस थे बिहार के सेंसस को लेकर। और उसके बाद इस किताब को, जिसका नाम है बिहार जाति आधारित गणना, इसको विवेक कुमार साहब ने 2 अक्टूबर को लॉन्च किया, इनोग्रेट किया। अब ये जो एक ऐसा है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिहार ने ही सेंसस करवाया है। बिहार ने सेंसस करवा के पब्लिश करवाया, और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। अब और भी देश में के राज्यों में मांग उठ रही है, खासकर केरल ने अभी हाल ही में, मुझे लगता है 24 सितंबर के आसपास एक न्यूज आया है कि केरल सरकार भी रिजर्वेशन को लेकर दोबारा सेंसस करवा सकता है। राजस्थान, कर्नाटक, इस इतिहास में अब चलते हैं हम लोग। अब इसकी हिस्ट्री को अगर हम देखें तो राजस्थान और कर्नाटक इसके पहले सेंसस करवा चुके हैं। 2011 में कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय भी सेंसस हुआ था। राजस्थान और कर्नाटक के सेंसस को भी पब्लिक नहीं किया गया। जब सेंसस होता है तो केस होना तय है। जब कोर्ट में केस हुआ तो कर्नाटक सरकार ने कहा हमारे सेंसस में बहुत सारी त्रुटियां हैं, टेक्निकल एरर हैं, इसके कारण हम इसको पब्लिश नहीं करवा सकते। जब कांग्रेस के टाइम में हुआ था उस टाइम, अच्छा 2011 में कांग्रेस के टाइम में सेंसस हुआ, उस समय बीजेपी ने इसकी मांग की थी उसके ठीक पहले, लेकिन कांग्रेस रिफ्यूज कर गई। अब जब कांग्रेस डिमांड कर रही तो बीजेपी रिफ्यूज कर रही। पॉलिटिकली ये चलता रहता है। खैर, तो 2011 में कांग्रेस ने अपने जो उनके साथ अलायंस था उन पार्टियों के दबाव में उन्होंने सेंसस करवा तो लिया, लेकिन उसको भी उन्होंने पब्लिश नहीं किया। उसको लेकर केस हुआ तो उन्होंने भी यही बात कहा कि हमारे सेंसस में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जिसके कारण हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे, और बात खत्म हो गई। तो सवाल उठता है कि ये सेंसस क्या इस तरह की जो जाति आधारित गणना है इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, इसका इतिहास क्या रहा है, इस पे अगर हम बात करें तो आपको पता है 1872 में कहा जाता है कि 1872 में पहला हमारा सेंसस हुआ था। उसके बाद 1881 में सेंसस हुआ, 1881 के बाद से कंटिन्यू है। तो उस समय से लेकर 1931 तक जो अंग्रेज का जमाना था भारत की आजादी के पहले, 1931 तक, कहीं आप फैक्ट्स पढ़ोगे कि 1931 में पहली बार करवाया गया, ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने जब तक सेंसस करवाया ना उसमें कास्ट रहता था। तो 1931 तक कास्ट वाला जो था सेंसस वो आता रहा, उसमें आता रहा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 1951 में पहला आजादी के बाद सेंसस होता है। उसमें उसके बाद तो ये काम बंद कर दिया गया था, लेकिन उसमें एससी और एसटी की जाति को लेकर उसके अंदर उसके क्लास को ऐड किया गया था एज ए कास्ट। एससी और एसटी को ऐड किया गया था। लेकिन जब डाटा हमारे सामने आएगा तो हम ये कहेंगे कि 2011 के पहले भारत की आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है। स्टेट वाइज राजस्थान, कर्नाटक ने करवाया भी, लेकिन डाटा पब्लिश नहीं किया। ये काम बिहार सरकार के द्वारा किया गया। जब ये डाटा आया है, आंकड़ा आया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे गांव में तो आंकड़ा है, इसका कोई डाटा ही नहीं है, हमारे यहां तो कोई सर्वे ही नहीं हुआ, सरकार मनगढ़ंत तरीके से सर्वे को कर रही है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये मंडल और कमंडल की राजनीति फिर से स्टार्ट करना चाहती है। ठीक है, मंडल और कमंडल की राजनीति फिर से स्टार्ट करना चाहती है, ऐसे करके कई एलिगेशन है। अब हम लोग इसके फायदे, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, इस पे बात करेंगे।
सबसे पहले हम नुकसान की ही बात कर लेते हैं, फिर अच्छी बातों के साथ समाप्त करेंगे। नुकसान की बात कर लेते हैं। इसका नुकसान क्या हो सकता है? इसका नुकसान यह हो सकता है कि मंडल और कमंडल की राजनीति फिर से स्टार्ट हो सकती है। यानी जो राजनीतिकरण है उसमें जातीय ध्रुवीकरण एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है, जहां जिसको जब जो विकास को बनना चाहिए था वो जातीय ध्रुवीकरण के रूप में जातीय ध्रुवीकरण उसका एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। जातीय आधार पर आरक्षण को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी तक यही चल रहा था, हंगामा काफी तेज हो रहा था। इसी के कारण कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को रोकने की बात की गई थी। अब एक बड़ी आबादी कहेगी कि हमें बहुत कम आरक्षण मिल रहा है और एक छोटे तबके को बहुत ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, तो आरक्षण को लेकर राजनीति गर्मा सकती है या दोबारा उसको फिर से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेट करने की डिमांड उठ सकती है। जातिगत भेदभाव बढ़ सकता है, यानी एक जाति जिसकी संख्या अच्छी खासी है, एक जाति जिसकी संख्या कम है, उनके बीच में यह हो सकता है। और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी जिन जातियों की संख्या अधिक है उनको लेकर कुछ विशेष परियोजनाएं ये आ सकती है। जिनकी संख्या कम है वो इस व्यवस्था में उपेक्षित हो सकते हैं, यानी उनके सुविधाओं को इग्नोर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और दिक्कत है, हमारे यहां परिवार नियोजन को अपनाया गया था, फैमिली प्लानिंग को अपनाया गया था। अब जिस जाति की संख्या कम होगी और एग्जैक्ट डाटा उनके पास आ जाएगा तो वो तो समझेंगे कि हम तो अब खतरे में हैं, हमारी जातियां अब खतरे में हैं। तो इससे जो हमारा फैमिली प्लानिंग चल रहा था या पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर सरकार की जो एक योजना थी उसके ऊपर एक सॉलिड आघात हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है। अगड़ा पिछड़ा जातियों का ध्रुवीकरण हो सकता है। देश के अंदर जो सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है, ये भी एक संभावना है। यानी समाज का जो ताना बाना है देश का वो बिखर सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इस तरह के सेंसस की मांग उठ सकती है। अभी जस्ट केरल ने 10 दिन पहले ही ये स्ट्रॉन्ग तरीके से बोला कि हम भी इस तरह का सेंसस करवा सकते हैं और हम गंभीरता से इस पे विचार कर रहे हैं। इट मींस कि अब अलग अलग स्टेट जिन्होंने करवा के रख दिया था नहीं पब्लिश कर रहे तो वो करेंगे। और रीजनल राष्ट्र क्षेत्रीय स्तर पे क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो सकती है इसके कारण, और नेशनल हित को नुकसान पहुंच सकता है। ये सब तो हो गई निगेटिव एस्पेक्ट, यानी निगेटिव नकारात्मक तरीके से ये बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब हम इसके फायदे की बात करेंगे तो फायदा भी कम नहीं है। बहुत सारे समाजशास्त्री और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं, उनका कहना था कि जातीय यानी कास्ट सेंसस तो इंडिया में होना ही था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। बस सवाल यह था कि कितने दिन तक इसको रोका जाए, कितने दिन तक इसको रोका जाए, बस यही था। होना तो तय था, ऐसा कहा गया। और उनका यह भी कहना था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। सवाल है कि क्यों होना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल देखने की जरूरत नहीं है। उनका यह कहना था कि जाति को समाज से खत्म करने के लिए जाति का एक सही आंकड़ा हमारे पास आना चाहिए। जाति का सही आंकड़ा आने से क्या होगा कि जो नेशनल रिसोर्स है, जो राज्य का या राष्ट्र का संसाधन है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कुछ ऐसी जातियां जो जाति के नाम पे विशेषाधिकार रखते हैं, उनके उस विशेषाधिकार को रोका जा सकता है। कुछ ऐसी जातियां जो जाति के आधार पे उपेक्षा का शिकार हैं, यानी काफी निचले स्तर पे हैं, उन जातियों को विशेषाधिकार, विशेषा नहीं मतलब स्पेशल सपोर्ट देकर मजबूत किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो वंचित जातियां हैं उनकी पहचान के लिए जाति आधारित जनगणना बहुत जरूरी है। तो जाति आधारित जनगणना जब होगी तो वो अपने आप को उनको मजबूत करना आसान होगा। तो एक जो बहुत मजबूत है और बहुत ज्यादा अपने स्पेशल पावर का यूज कर रहा है, उनके पावर को कम किया जाएगा। जिनके पास बहुत लेस पावर है, जो होना चाहिए वो भी नहीं, उनको वो दिया जाएगा। तो इक्वलिटी आएगी कहीं ना कहीं। ये जो कास्टिज्म है वो कमजोर होगा। इस हिसाब से भी हमें एक सही आंकड़ा चाहिए था और देश के संसाधन का सही तरीके से
सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए भी जरूरी था। एक तो ये था। कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, तो कल्याणकारी जो योजना चलाती है तो अब नीति निर्माण करने में इससे मदद मिलेगी। कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है, उनका एजुकेशन कितना है, उनके घर नौकरी कितनी है, ये सब तो हुआ है ना काउंटिंग में। तो अब एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस जाति को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। तो इस आधार पे जो नीति निर्माण है, जो पॉलिसी मेकिंग है, और जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो एग्जीक्यूट होगा अच्छे से। तो नीति निर्माण करना और कल्याणकारी योजना के आंकड़ों, मैंने कल्याणकारी योजना को सही तरीके से लागू करना आसान होगा। इतना ही नहीं, इसमें किसके लिए कितना काम किया जा रहा है, किसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसके कारण उन पर्टिकुलर कास्ट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ, इसका एक सेपरेट और ऑथेंटिक डाटा हमें मिल सकता है। तो जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। संसाधन, सामाजिक लोकतंत्र में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी को जब अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल कराया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा, किसी से के विशेषाधिकार को कम किया जाएगा, तो समाज जो लोकतंत्र के अंदर सोशल लेवल पे भागीदारी है वो मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और अधिक मजबूत होगा, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा रीजनल स्तर पे इन पार्टियों, रीजनल स्तर पे जो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उस पर्टिकुलर, जैसे किसी स्टेट में किसी जाति की स्थिति खराब है, किसी दूसरे में किसी और की खराब है, तो अलग अलग स्टेट में किन किन जातियों की स्थिति कैसी है, उस आधार पे उनको अलग अलग जगह पे मजबूत किया जा सकता है। तो पहले एक था ना कि ये पर्टिकुलर जातियां, जैसे मान लो राजपूत, भूमियार, ऐसे करके लिया जाता है कि ये लगभग सभी जगह स्ट्रांग है। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान है ना, राजस्थान के, और शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अजमेर में जो चौहान राजपूत हैं वो ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं क्यों? कहीं ना कहीं कमजोर है तभी तो चौहान राजपूत वहां को ओबीसी में है, सोचिए। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र की जो इस तरह की जातियां हैं उनको मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो ये सारे इनके फायदे हैं। अब इसका जो असर है, इसको लेकर ये बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो असर है, अभी जो इलेक्शन लोकसभा का आने वाला है, आरोप ये लग रहा है मुख्यमंत्री पे, नीतीश कुमार पे, कि इस लोकसभा के चुनाव के अंदर समीकरण को बदलने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि जैसे मान लो यादव बहुल पार्टी है, कहा जाता है यादव 14% है, सबसे अधिक पॉपुलेशन यादवों की है, तो ऐसे करके जातीय ध्रुवीकरण किया जा सकता है। ये हो सकता है, और ये लोग आरक्षण को लेकर एक नया सिगुफा छोड़ सकते हैं, जिसको लेकर एक तनाव भरा माहौल एक तरफ और दूसरी तरफ कास्ट के आधार पर ध्रुवीकरण हो सकता है। अग्री और पिछड़ी जातियों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, यह भी असर के रूप में देखा जा रहा है। तो यह भी फैक्ट है, और अलग अलग राज्यों के द्वारा इस तरह का डिमांड उठ सकता है। तो ये सारी चीजें इसके इंपैक्ट के रूप में है। तो जातिगत जनगणना का इतिहास, बिहार ने कैसे करवाया, इस तरह के फैक्ट्स, क्यों करवाया गया, फायदा क्या है, नुकसान क्या है और असर क्या है, तो ये पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से समझ लिए होंगे आपने। और जब भी मेंस के अंदर सवाल आए या कहीं पर भी, तो आप आराम से इस डाटा के साथ इसको पुट कर सकते हो। डाटा भी आपको अभी हम दे देते हैं, आप आराम से इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।